नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, रीट एग्ज़ाम के लेवल 2 का सीडीपी यानी कि बाल विकास के आंसर की को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। पूरे 30 क्वेश्चंस को बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ आपको बता दिया जाएगा ताकि आपका कोई भी डाउट नहीं रहे। आपका लेवल 1 हो, लेवल 2 हो, सारे आंसर की चैनल पे अपलोड किया जाएगा। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब का बटन नीचे दिख रहा होगा, दबा दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। चलिए, अब कोई भी बिना किसी इधर उधर की बात किए हुए डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं और सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, डिसलेक्सिया क्या है। तो देखिए, डिसलेक्सिया जब आप पढ़ने में आपको दिक्कत आती है, विजन की प्रॉब्लम आती है जिसके कारण आप पढ़ नहीं पाते हो, तो ये पढ़ने में जो दिक्कत आती है यानी डिफ़िकल्टी इन रीडिंग स्किल, इसका राइट आंसर होगा। यानी कि 1 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आपको बताना है आईक्यू का फॉर्मूला क्या है। तो देखिए, आईक्यू का फॉर्मूला जो होता है ये होता है MA अपॉन यानी कि मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। याद रखिएगा, इसी तरह से हम लोग IQ निकालते हैं। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है, फिर से एक बार 2 का भी A हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एसिमुलेशन क्या है यानी कि आत्मसातकरण क्या है। देखिए, जब आप जो करंट स्कीमा में कुछ नए चीज़ों को ऐड करते हो, एक्सटर्नल वर्ड में ऐड करते हो, इंटरप्रेट करते हो, यानी कि करंट स्कीमा में वर्तमान जो आपकी स्कीमा है उसमें जो है इंटरप्रेट करते हो एक्सटर्नल वर्ड को, नई चीज़ों को ऐड करते हो, वही है। जैसे देखो, मैं एक बात बताता हूँ। एक बच्चा है, वो अगर कौवा को उड़ता हुआ देख रहा है और अगली बार उसने हेलीकॉप्टर को उड़ता हुआ देखा तो बोलेगा देखो मम्मी कौवा उड़ रहा है। तो माँ बोलेगी ये कौवा नहीं, हेलीकॉप्टर भी ऊपर में उड़ते हैं। तो बच्चा के दिमाग में क्या है, एक नई इन्फॉर्मेशन आई और उसने उसे जो है ऐड कर लिया। तो ये हो गया एक्सटर्नल वर्ड में ऐड करना ही एसिमुलेशन कहलाता है। एकोमोडेशन ये हो गया कि वो आगे से डिफ्रेंशिएट कर पाएगा कौवा कौन है, हेलीकॉप्टर कौन है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपको बस ये बताना है 3 पिलर्स ऑफ एजुकेशन यानी कि एजुकेशन के 3 पिलर कौन कौन से हैं, शिक्षा के प्रमुख 3 आधार कौन कौन से होते हैं। शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम यानी कि टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम, यानी 4 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा। आपको बस ये बताना है, अ सीरीज ऑफ पिक्चर इज शोन टू द सब्जेक्ट यानी कि किसी एक व्यक्ति को एक पिक्चर दिखाया जाता है, श्रृंखला दिखाई जाती है, एंड ही इज आस्क्ड टू मेक अ स्टोरी। देखिए, यहाँ पे इसी लाइन पे सारा आंसर है। उसे कहानी बनाने के लिए बोला गया है, एंड इज यूज टू इन प्रोजेक्टिव टेक्निक। तो इसे कौन सा वो यूज़ करेगा। देखो, जब भी वो रोल प्ले करेगा तो वो उसमें पार्टिसिपेट करेगा, नाटक वगैरह हो या कोई और चीज़ हो। और देखिए, ड्रामेटिक प्रोडक्शन ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो, रोसार्स की भी बात नहीं की गई है, तो ये टैट यानी कि कथात्मक सन प्रत्यक्षण जो परीक्षण है ये किया जाएगा। यानी कि इसका आंसर भी 5 का ए ही हो जाएगा। लगभग लगभग ए आंसर आ रहे हैं इसमें। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तिगत का आकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे देखो, सबसे सिंपल बात है ना, नहीं बोल दिया गया है, नॉट बोल दिया गया है क्वेश्चन में। इस बात का खास ख्याल रखेंगे आप। तो इसमें जो राइट आंसर होगा, जब आप वस्तु सूची तकनीक का इस्तेमाल करोगे तो ये अच्छा विधि नहीं माना जाएगा। राइट आंसर 6 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है। हल्की सी मानसिक जो मंदता है, मिल्ड रिटार्डेशन, मध्यम या फिर तीव्र या गंभीर। तो देखिए, सारे ये जो मध्यम, तीव्र और या हल्की है, ये तीनों तो आते हैं, ये तीनों आते हैं, लेकिन जो गंभीर है, सीवियर, ये नहीं आता है। तो राइट आंसर आपका 7 का भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन के तहत जो है, कोई बिना प्रमाण पत्र के विद्यालय नहीं खोल सकता, स्थापित नहीं कर सकता है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए प्रशंसा ज़रूरी है, एप्रिसिएशन लेटर किसी का हो, टर्म एंड कंडीशन, या फिर रिकग्निशन, या फिर प्राधिकार। तो देखिए, आपको रिकग्निशन मिलेगा तभी आप नए स्कूल को खोल सकते हो, मान्यता मिलेगी तभी आप नए स्कूलों को खोल पाओगे। तो राइट आंसर फिलहाल क्या हो जाएगा, 8 का बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए, देखिए, अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है। देखिए, यहाँ पे बिहेवियर में चेंज और उसके पोटेंशियल में चेंज होने की बात की जा रही है। अधिगम हो जाएगा राइट आंसर, ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी कि बच्चा में कुछ भी व्यवहार में चेंज आ रहा है तो उसे लर्निंग कहा जाता है, अधिगम कहा जाता है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन अ लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस के लिए कौन जिम्मेदार है? शारीरिक, पर्यावरणीय, मनोवैज्ञानिक या सभी? तो राइट आंसर आपका सभी हो जाएगा। सभी के कारण हम लोग सीख पाते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, आपको ये बताना है 11 में कि वो कौन सा निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है। तो देखिए ये इसका राइट आंसर होगा माइक्रो सिस्टम, यानी कि सूक्ष्म प्रणाली में मानव रहता है। 11 का आंसर ए हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपको बस ये बताना है कि किसने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की है। आपको पता ही होगा कि 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की है हार्वर्ड गार्डनर ने। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोलॉजिकल डिटरमाइंट ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है। देखिए नहीं पूछा गया है, नोट पे आपको ध्यान देना था। नोट, तो देखिए पहला भी आंसर सही है। यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सा सही है। पहला आंसर सही है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आंसर सही है, लेकिन सिचुएशनल संरचना है यानी स्थिति जनक जन्य संरचना नहीं होगा। आंसर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका? 13 का डी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपको बस ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिकता का सामान्य नियम नहीं है। प्रगति, प्रतिगमन, रूपांतरण या जैसे पैदा होता है उसमें। तो देखिए जब भी हेरिडिटी आएगी ना तो गुण तो आता जाएगा, तो यानी प्रगति तो राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिगमन भी राइट आंसर हो जाएगा, रूपांतरण तो होता ही है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? डी के साथ हम लोग जाएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। आपको बस ये बताना है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार किस क्लास तक की पढ़ाई को अनिवार्य रखा गया है। तो देखिए क्लास 1 to 8 तक के बच्चों को पढ़ाना आपको अनिवार्य है, सरकार ने ये कहा है। इसे आगे बढ़ा दिया गया है, लेकिन राइट टू एजुकेशन के तहत तो फिलहाल 8 तक की ही बात की गई है, यानी कि 15 का आंसर ए हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, जो कि पूछा गया है अनुवांशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा सारे, कोशिका विज्ञान भी होगा, जीव मिति भी होगा और जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन भी होगा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 का डी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देख लीजिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। वेट मिनट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्या पूछा गया है। RTE एक्ट 2009 के अंतर्गत टीचरों को कितने घंटे पढ़ाने का निर्देश दिया गया है। तो जब भी आप RTI 2009 के PDF को ओपन करोगे ना, PDF को पढ़ सकते हो आप, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। 45 आवर्स, राइट आंसर आपका 45 आवर्स होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। आपको बस ये बताना है शिक्षकों के मानसिक रूप से विक्षिप्त, यानी कि जो थोड़े से मेंटली रिटार्डेड हैं, उनको निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए। बिल्कुल नहीं, परीक्षा में उत्तीर्ण कराना शिक्षक का काम नहीं है। अधिक व्यावसायिक कौशल जीवन में सीखें नहीं, लगातार प्रतिस्पर्धा खेलों में समय बिताएं नहीं। आपको क्या करना है, देखिए हमेशा याद रखिए इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा की ओर आपको लेकर जाना है, यानी कि सामान्य बच्चों के साथ, देखो लो यहीं पे आंसर छिपा हुआ था, समान बच्चों के साथ आपको प्रतिस्पर्धा के लिए, उन्हें कंपटीशन के लिए क्या करना है, इंकरेज करना है। राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन 19 की ओर। लर्निंग थ्रू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, ये क्या है। देखिए लर्निंग जो है जब भी आप पनिशमेंट और रिवॉर्ड की तरह सीखते हो तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग है, याद होना चाहिए आपको। 19 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शास्त्रीय अनुबंधन, हिंदी में आपको वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है। देखिए फिर से नहीं बोल दिया गया है। राइट आंसर आपका क्या होगा, नहीं वाला होगा। तो देखिए फिलहाल जो राइट आंसर होगा आपका वो है संशोधन, शोध, निष्कर्षण, यानी कि रिवाइज आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने रिसर्च कर ली है तो फिर से उसे रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। डायनेमिक अप्रोच होना चाहिए, डेटा कलेक्शन होना चाहिए, जो प्रॉब्लम है उसको रिकग्नाइज करना ज़रूरी है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 में पूछा गया है कि परीक्षण की संदर्भ में दो विभिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से क्या होता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। विश्वसनीयता भी नहीं होगा, वैधता भी नहीं होगा, वस्तुनिष्ठता भी नहीं होगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। राइट टू चिल्ड्रेन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉल्स अंडर कौन से एक्ट में आता है। देखिए अभी आपने तुरंत ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, वेट ए मिनट में आपको दिखा दूँ। देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, RT एक्ट 2009।
आंसर तो आपका यहीं दिया हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देख लो, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2009। 22 का क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा। प्रतिभाशाली की पहचान में हमें किसकी प्राथमिकता देनी चाहिए? माता पिता की राय की बिल्कुल देनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता, परीक्षा का परिणाम नहीं। परीक्षा का परिणाम से आप जो है किसी को टैलेंटेड, गॉड गिफ्टेड नहीं बता सकते हो। शिक्षकों की राय, देखिए ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कम्युनिटी व्यू पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे समाज के लोग कैसे, वो एक्चुअली कम्युनिटी में सारे लोग आ गए, माता पिता भी, शिक्षक भी आ गए और पड़ोसी भी आ गए। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फ्रॉइड के अनुसार, देखिए फ्रॉइड ने इद, ईगो, सुपर ईगो की बात की थी। इदम अहम परा अहम, यानी कि इद, ईगो और सुपर ईगो की बात की थी। तो 24 का आंसर आपका होगा ऑप्शन बी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू मेंटेन स्टेडी स्टेट इज, यानी कि जब आप अपने अवस्था को बनाए रखने की बात कर रहे हो ना, तो ये सम स्थिति होगा। देखो आंसर ऐसे दिख रहा है, 25 का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। इसमें जो है सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है, वेतन कम है और काम के घंटे लंबे, यानी कि काम ज़्यादा लिया जा रहा है और सैलरी कम दी जा रही है। लेकिन वो बच्चे के आसपास रहना पसंद करती है, यानी कि वो बच्चों के साथ जो है रहना पसंद कर रही है। उच्च वेतनवान नौकरी की तलाश करने की कोई इच्छा नहीं रखती, यानी कि बाहर की नौकरी उसे ज़रूरत नहीं है, जहाँ है वो खुश है। सीता की प्रेरणा किस प्रकार की लगती है? तो देखिए बाह्य प्रेरणा तो है नहीं यहाँ पे, तो ये दोनों कटेगा। सेल्फिश वो है नहीं, ज़्यादा सैलरी की उसे ज़रूरत नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंतरिक, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है 27। आपको बस ये बताना है कि उस व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि क्या कहलाती है? ये थिंकिंग कहलाती है। सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, 27 का सी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन शोन टू हेल्प मेंटेन अ हेल्दी लेवल ऑफ रिकॉग्निशन फंक्शन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नॉट वाली बात की गई है यहाँ पे, नॉट। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए खेल में आप जब पार्टिसिपेट करोगे, गेम खेलोगे, तो डेफिनेटली आपका कॉग्निशन जो है ये बढ़ेगा, संज्ञानात्मक विकास तो होगा। पढ़ोगे तो भी विकास आएगा, क्रॉस वर्ड पजल सॉल्व करोगे तो भी बढ़ेगा, लेकिन आराम से बैठे रहोगे तो इसका कोई उपाय नहीं है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 29 की ओर। आपको बस एक स्टेटमेंट दिया था, किसके द्वारा ये बातें कही गई थी ये बताना है। लाइफ रिप्रेजेंट अ कंटिन्यूअस चेन ऑफ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल्स। डार्विन साहब कहाँ हैं, ए नंबर में। 29 का आंसर ए हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन, यानी कि 30 की ओर। वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द CDP। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर पीरियड ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट गिवन बाय प्याजे। प्याजे के द्वारा देखिए सेंसरी मोटर पहला हो जाता है, दूसरा होता है प्री ऑपरेशनल, तीसरा होता है कॉन्क्रीट और चौथा होता है फॉर्मल। तीनों तो दिया हुआ है, कॉन्क्रीट नहीं दिया, कॉन्क्रीट की जगह साइक्लिक स्टेज दिया है, जो कि नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है नहीं है। देख लीजिए नॉट वाली बात की गई है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 30 का सी। और भी सब्जेक्ट की आंसर की आपको मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और चैनल के वीडियो सेक्शन में भी जाकर आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच, वीडियो आपने यहाँ तक देखा। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया तो नीचे कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दें। थैंक यू सो मच।